तो गाइज इस मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने का हम चौथा वाला पार्ट कवर करेंगे और इसी पार्ट के साथ मई के सारे पार्ट हमारे खत्म हो जाएंगे। यानी कि 4 पार्ट में हमने इस मंथली वाली को डिवाइड करा। पहले हम 2 में करा करते थे लेकिन वीडियो लंबा हो जाता था क्योंकि कंटेंट तो कम नहीं कर सकते हैं, तो बस टाइम कम करने के लिए और कंटेंट सेम रहे उसके लिए हमने 2 से 4 पार्ट इसके कर दिए हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए इन सभी क्वेश्चंस का मैंने क्विज बना करके अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। देखो, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा, उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, क्या नाम है उनका? तो आंसर होगा मनमीत कौर। तो ये मनमीत कौर पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं जिन्हें ब्रिटेन में स्थित द सिख ग्रुप के द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक चुना गया है। ये जो सिख समूह है ये एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो अलग अलग तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। बाकी देखो, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। विनय वधवार, अभी 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता था इन्होंने। सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे, भारतीय पत्रकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता था इन्होंने। और जिनेथ बेदोया लीमा, ये यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने। बाकी पाकिस्तान की बात करेंगे तो कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अच्छा, पाकिस्तान से एक इंपॉर्टेंट नाम आपको और याद रखना है, राहुल देव का। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने ही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा देखो, जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन है उनके बारे में हमेशा मैं आपको बताता हूँ डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में। तो एक बार मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस को रिकॉल करा देता हूँ। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को हमने क्या कहा? रेड क्लिफ लाइन। भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। जबकि यूएस और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं 49th पैरेलल। और इसी तरह से है 38th पैरेलल, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन है जो कि एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा दिलीप ओमान को। याद रखना, ये वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ है। एक्चुअली आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता को छोड़ दिया था। और टाटा स्टील के जो एमडी सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन, उन्होंने टाटा स्टील एसोसिएशन के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उनके इस्तीफा देने के बाद अब दिलीप ओमान बन जाएंगे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। बाकी प्रमोद अग्रवाल की बात करेंगे, ये कोल इंडिया के सीएमडी है। अरविंद कृष्णा की बात करेंगे, आईबीएम के नए सीईओ बने हैं। कपिल देव त्रिपाठी, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने। फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर के सूचना व जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना और कोविड-19 से संबंधित समस्या का निदान करना। अच्छा, मुझे बताओ, अभी जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी कौन बने थे? तो याद रखना, जुबैर इकबाल बने थे। बाकी जम्मू कश्मीर से आप क्या क्या याद रखोगे? एक तो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना, गिरीश चंद मुर्मू है। और इनके साथ हमेशा एक मिलता जुलता नाम बताता हूं मैं आपको, गिरीश चंद चतुर्वेदी का। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। और आपके जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। चेनानी नाशेरी सुरंग तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, ये 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जम्मू कश्मीर में जो सिटी चौक है उसका नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल करके अटल जी के नाम पे रख दिया गया, अटल चौक। अभी आपको याद होगा, कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल हैं। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से अभी एक और क्वेश्चन बना था, चलो आपसे पूछता हूँ। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के अपना कार्यभार संभाला है, उनका नाम क्या है? तो मैं बता देता हूं, उनका नाम याद रखना, रजनीश ओसवाल है। फिर अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मई को। इसे हर साल 21 मई को ही मनाया जाता है। और इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना। हालांकि 2019 से पहले इसे 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब से इसे 21 मई को मनाया जाता है। बाकी 21 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं हम, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। और इसे मनाने का उद्देश्य है लोगों में हिंसा और आतंकवाद के बारे में लोगों को जागरूक करना। एक्चुअली 21 मई को पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव
गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि होती है, इसीलिए 21 मई को मनाते हैं हम ये। फिर भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन शुरू किया है। आपको इस इंजन का नाम बताना है, तो आंसर होगा WAG-12। तो अभी भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया है और इस इंजन को 60027 नंबर दिया गया है और WAG-12 इसको नाम दिया गया है। इस इंजन को बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। और किस कंपनी ने बनाया, तो ये भी याद रख लो, मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने इसको बनाया है। और इस तरह से अब भारत स्वदेशी रूप से ज्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। और पूरी दुनिया में यह पहला मौका है जब बड़ी रेल लाइन की पटरी पर हाई हॉर्स पावर का संचालन किया गया। फिर किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत हुई है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ने मी अन्नपूर्णा नाम से एक पहल शुरू की है। ये इनिशिएटिव, ये जो पहल है, महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है। और ये पहल 3 कारकों पर आधारित है: एक्सपर्टीज, एंगेजमेंट और एंटाइटलमेंट। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। अच्छा, याद रखना, अभी IIT मुंबई ने क्वारंटाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंह को भी इसने लॉन्च किया था। और अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार सभ्य दफन के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना है। मतलब हाईकोर्ट के अनुसार एक सभ्य दफन के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता इस कोविड-19 महामारी के बीच। फिर अभी किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार में। एक्चुअली मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा इस दीदी वाहन सेवा को शुरू किया गया है। ये दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है और ये वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। अच्छा, दीदी से कुछ रिलेट करता हूँ मैं, लिंक करके आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा दीदी रसोई शुरू की गई थी कहाँ पे, झारखंड में। और एक संपर्क दीदी नाम की पहल भी शुरू की गई थी उत्तराखंड में, तो वो भी याद रखना। फिर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गई है, तो आंसर होगा कार्मेन रेनहार्ट। तो अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया है। बाकी डैरेन टैंग की बात करेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने। रॉबर्ट अजेवेदो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रमुख बने थे अभी। उसके अलावा मोहम्मदो डाइगन, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया था इनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है और इसके नए अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की MD CFO कौन है, अंशुला कांत हैं, ये भारतीय हैं, तो इनका नाम याद रखना। फिर अभी केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है, यानी कि उसका पूरा सोलराइजेशन किया जाएगा, सोलर वगैरह लगाए जाएंगे, तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर। तो अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है और जो कोणार्क शहर है उसको पूरी तरह से सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन उसकी करने की योजना है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए देगी और इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी जो इस सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। अच्छा, ये जो मंदिर दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एज ए स्टैटिक। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है और सबरीमाला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरल का है। देखो, उड़ीसा की बात हुई है तो इसकी कैपिटल याद रखो भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण भी आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। इसके अलावा अभी आपको याद होगा उड़ीसा ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। अच्छा, जो अभी अपन ने कोणार्क सन टेम्पल की बात करी है ना, उसको याद रखना ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहते हैं। और आपका जो 10 रुपए का नोट है उस पे इसी का चित्र अंकित है, आप देख सकते हो कोणार्क सन टेम्पल अगर आपने नहीं देखा तो। इसके अलावा एक यहाँ पे डैम है जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, नाम है हीराकुड डैम। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। एक बाराबत्ती स्टेडियम भी याद रखो, ये कटक उड़ीसा में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है, उसका नाम है चिल्का लेक। इसके अलावा याद रख सकते हो तो याद रख लो, भारत पेट्रोलियम ने उड़ीसा के बोलंगीर जिले में LPG बोटलिंग प्लांट भी लगाया था
और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य ने सिडबी के साथ समझौता किया है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सिडबी के साथ समझौता करके यूपी स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। उन्होंने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी है। तो प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल, उनकी स्किल्स के बेस्ड पर रोजगार दिया जाएगा और राज्य के युवाओं को स्टार्टअप बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सिडबी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म याद रखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका है लखनऊ में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में स्थापना हुई थी और इसके सीएमडी है मोहम्मद मुस्तफा। फिर अभी आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया है? तो आंसर होगा 4%। तो अभी आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें रेपो रेट को 4.40% से घटा करके 4% कर दिया, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.35% घटा करके, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को घटा करके 4.25% कर दिया है। इसके अलावा जो कैश रिजर्व रेशो है वो 3% ही है और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो ये 18% ही है। अच्छा, इन रेट्स के बारे में तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप काफी समय बाद देख रहे हो तो इन्हें आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना आरबीआई की साइट पे जा करके, या अगर आप डेली हमारे अपडेटेड वीडियोस देखते होंगे तो वहां पे मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। तो आपको बिल्कुल अपडेटेड वाली याद रखनी है। एग्जाम से पहले एक बार अपडेटेड वाली चेक जरूर कर लेना आरबीआई की साइट पे जा करके, मोस्टली अगर आप बैंक के एस्पिरेंट्स हैं। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। फिर जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा BR शर्मा को। तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने ब्रज राज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी TS तिरुमूर्ति, आप जानते ही यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। राजेश गोयल ये नारेडको के डायरेक्टर जनरल बने थे। नारेडको मतलब होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। और MSME सचिव बने थे अरविंद कुमार शर्मा। फिर किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो अभी ICC ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के लीडर्स को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ICC की बात कर ले, स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई UAE में है। इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और इसके CEO पिछले साल ही बने थे मनु साहनी। अच्छा, ICC से अभी कुछ याद आ रहा है आपको? अभी ICC की एक क्रिकेट समिति ने गेंद चमकाने के लिए जो क्रिकेटर लार यानी कि थूक का उपयोग करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और उस समिति की अध्यक्षता की थी अनिल कुंबले ने। फिर है किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। अब ये जो ओपन स्काई संधि है यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी है, इसमें क्या होता है? तो अगर इस ट्रीटी की बात करेंगे, इस संधि की बात करेंगे, तो वैसे तो मार्च 1992 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था और इसमें टोटल 34 देश हैं। याद रखना, भारत इसका मेंबर नहीं है। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें जो इसके सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के यहाँ पे हवाई मार्ग से यानी कि एरोप्लेन वगैरह से मॉनिटरिंग करना चाहते हैं अगर किसी सैन्य गतिविधि का, तो वो आराम से कर सकते हैं, उनपे कोई रोक रुकावट नहीं है। अब अमेरिका इस संधि से बाहर क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसका कहना है कि रशिया इस संधि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो सिंपल आपको याद रखना है, कौन बाहर होना चाहता है, किसने घोषणा कर दी है? अमेरिका ने। फिर मई 2020 तक कौन सा देश व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी कवर का अग्रणी निर्माता बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है, बना रहा है PPE किट को? तो कपड़ा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार चाइना PPE किट का सबसे बड़ा निर्माता है, जबकि भारत PPE किट बनाने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना और ये योजना प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने पर केंद्रित है।
फिर है अभी वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर होगा जीन फ्रैंकोइज वॉन बॉक्समेकर। तो अभी वोडाफोन समूह ने हाइकेन के सीईओ जीन फ्रैंकोइज वॉन बॉक्समेकर को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ये नवंबर से अपना पद संभालेंगे। अच्छा, वोडाफोन से आपको कुछ याद आया होगा, अभी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है ओप्पो, उसने वोडाफोन के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। बाकी शिवदास मीणा की बात करेंगे, अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने और डैरन टेंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने थे। फिर किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो सर्दी हो गया, खांसी के साथ साथ बुखार के मरीजों का परीक्षण करेंगे, यानी कि उनकी टेस्टिंग करेंगे, ताकि इनमें से अगर कोई कोरोना वायरस का संदिग्ध नजर आए तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। इससे ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग व जांच हो पाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक पॉइंट आप याद रखना, अभी हमने पढ़ा भी था कि शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम है नागालैंड में। तो ये आप याद रखना। फिर किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ली है, तो आंसर होगा साई इंग वेन ने। तो अभी साई इंग वेन 20 मई को ताइवान के दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। और आपको बता दूं, इस शपथ समारोह में भारत के 2 सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उनके नाम है मीनाक्षी लेखी और राजीव कासवान, बीजेपी पार्टी के हैं ये। ताइवान की बात कर लेंगे, कैपिटल इसकी ताइपेई है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और याद रखना, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला एशियाई देश है ये ताइवान। फिर है अभी चाइनीज कंपनी है टिकटॉक, उसने नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आंसर होगा केविन मेयर को। तो केविन मेयर ये अभी तक डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख थे और अब इन्हें शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन जो आपकी टिकटॉक है उसके सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, टिकटॉक के सीईओ के साथ साथ जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, अच्छा टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, बाइट डांस है, उसके ये सीओओ का पद भी संभालेंगे। सीओओ मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अच्छा, मैंने अभी आपसे बोला टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन सी है, बाइट डांस है। इसके अलावा कुछ और भी मैंने आपको बताया कई बार। गूगल की पेरेंट कंपनी क्या नाम है, अल्फाबेट है। और आपकी पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197, वो भी याद रखना। बाकी जीन फ्रैंकोइज वॉन बॉक्समेकर हम पढ़ चुके हैं, वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष बने। और कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी और डैरन टेंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने। फिर विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 मई को, यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे। तो कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, 23 मई को तो हमने विश्व कछुआ दिवस मनाया। 24 मई को हमने क्या मनाया, राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे। और ये उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। और 24 मई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 मई को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। इसके अलावा सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, अभी टोटल कॉमनवेल्थ कंट्रीज कितनी है, यानी कि इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है अभी वर्तमान में, तो 54 है। और अभी कुछ समय पहले ही मालदीव इसका 54वां देश बना था। और आपको याद है क्या, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, यूके के बर्मिंगम में होंगे। फिर अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत के किस राज्य की पहल खुडोल को कोविड-19 से लड़ने के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है, तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है खुडोल, उसको कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों इनिशिएटिव्स में से एक के रूप में घोषित किया है। खुडोल के बारे में बात कर लेंगे, ये बेसिकली एक एनजीओ का इनिशिएटिव है जिसे या ऑल भी कहा जाता है। तो ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये एलजीबीटी समुदायों के लोगों के लिए और दैनिक वेतन भोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन कराने, उनकी स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए शुरू किया गया है। मणिपुर की बात करेंगे, कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला था, याद होगा आपको। और मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट झील है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, लोकटक झील, इसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी झील पर है, जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। फिर दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो आंसर होगा नाओमी ओसाका। तो अभी फोर्ब्स के अनुसार जापान की जो स्टार टेनिस प्लेयर है ये नाओमी ओसाका, और ये पिछले 12 महीनों में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने यूएसए के जो टेनिस प्लेयर है सेरेना विलियम्स, उनको पीछे छोड़ दिया है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अभी फोर्ब्स की सूची आई है और उसने बताया कि जापान की 22 साल की टेनिस प्लेयर ये नाओमी ओसाका सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। फिर किस देश ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा जापान ने।
तो अभी जापान ने अपनी नई स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च की है जिसका नाम है स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन। तो इसका काम जो है वो है जापान के द्वारा जो भी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं उन सभी उपग्रहों उन सभी सैटेलाइट्स की निगरानी की जाएगी। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जापान के द्वारा जो भी उपग्रह जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उन सभी उपग्रहों की निगरानी करना ताकि उन्हें किसी प्रकार का खतरा न हो। जापान की बात करेंगे तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। आपको याद है इस साल जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे वैसे तो उन्हें स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण, अब ये 2021 में होंगे। और इनके शुभंकर आप याद रख लो भैया, इसके शुभंकर है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्या है शुभंकर? मैस्कॉट मिराई तोबा और सोमाइती। करेंसी येन है, प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और अभी जापान के नए राजा कौन बने थे? नारूहितो बने थे। और नया युग की जो शुरुआत हुई थी उसका नाम है रीवा युग। जापान की संसद को डाइट कहते हैं और जापान को सूर्योदय का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। अच्छा, अभी याद होगा मणिपुर के जो डॉक्टर थंगजाब धबाली सिंह है उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखना, भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। उसके अलावा इसी साल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे रहा था जापान और उसमें भारत 84 नंबर पे था। ये भी याद रखना। फिर एक किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी कर दी है। अच्छा, ये है क्या रीस्टार्ट पैकेज? तो इसका मेन उद्देश्य है लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले एमएसएमई क्षेत्र को फिर से शुरू करना, फिर से रीस्टार्ट करना। तो पहली किस्त के तौर पे 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं और जो इसकी दूसरी किस्त होगी 454 करोड़ रुपए की, वो 29 जून 2020 को दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की कुछ बात कर ले तो इसकी जो कैपिटल अभी तो हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। और आपको याद होगा देश का 25वां हाईकोर्ट आपके अमरावती में ही बना है जिसके चीफ जस्टिस हैं जेके माहेश्वरी, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कुछ योजनाएं अगर मैं आपको आंध्र प्रदेश से बताऊं जो अभी न्यूज में थी, तो एक रायतु भरोसा योजना याद रखो। देखो एक रायतु बंधु योजना भी है लेकिन वो तेलंगाना की है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। इसके अलावा अम्मा वोडी योजना शुरू हुई थी, नेस्तम नेस्ता योजना की बात कर लें, या नवरत्नालु पेदलंद रिकी इलू योजना, या जगन्ना विद्या दिवेना योजना, और इसी से मिलती जुलती एक और है जगन्ना वस्ती दिवेना योजना। ये भी शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी यहाँ पे शुरू हुई थी। उसके अलावा देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी आपका आंध्र प्रदेश में बना है। और अभी चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन को इसने लॉन्च किया था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। जबकि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये आपका आंध्र प्रदेश में ही बना है। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन ये आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। अभी कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इन सब कारण से भी आंध्र प्रदेश न्यूज में था। फिर है अभी किसे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आभास झा को। तो भारतीय अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं ये आभास झा, और इन्हीं को भी दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक से कुछ और मैं आपको न्यूज बताऊं तो अभी वर्ल्ड बैंक ने 100 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए $160 बिलियन इमरजेंसी सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा अभी वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस संकट को कम करने के लिए और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए पाकिस्तान को $500 मिलियन लोन देने की घोषणा की है। वैसे अभी पाकिस्तान को अमेरिका ने भी $6 मिलियन देने की घोषणा की है कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए। बाकी दिलीप ओमान ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के सीएमडी बने और कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने थे। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अध्यक्ष इसके डेविड मालपास हैं। एक और पॉइंट याद रख लो, मैंने आपको शायद पीछे मिस कर दिया था, इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे कौन? अभी कार्मेन रेनहार्ट बनी थी। वैसे पीछे प्रश्न देख चुके हैं अपन। फिर एक किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्ध अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हर ग्राम पंचायत में श्रम सिद्ध अभियान की शुरुआत की है। अब इसमें होगा क्या? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जिन मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं होगा उन्हें काम दिया जाएगा। तो इसमें अकुशल यानी कि अनस्किल्ड लेबर को तो मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा, जबकि कुशल यानी कि स्किल्ड लेबर को उनकी कैपेसिटी या उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी स्किल्स के अनुसार काम दिया जाएगा। फिर अभी जोमेटो के सह संस्थापक को फाउंडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मोहित गुप्ता।
तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये जोमेटो, और इसने अपने जो सीईओ थे मोहित गुप्ता उनको प्रमोट करके को फाउंडर बना दिया है। तो अब जोमेटो में टोटल 4 सह संस्थापक हो चुके हैं। कौन कौन? एक तो जो मेन है दीपिंदर गोयल, उसके अलावा गुंजन पाटीदार, गौरव गुप्ता और अब मोहित गुप्ता। बाकी शिवदास मीणा आप जानते ही हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। मनोज आहूजा ये सीबीएसई के अध्यक्ष बने, और राहुल देव ये इंपॉर्टेंट नाम है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने। फिर लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या है? सही उत्तर होगा लोकल टू ग्लोबल। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की प्रमुख पहल है हुनर हाट, और इसको कोविड-19 लॉकडाउन के बाद लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ये पहल कौशल मेले का आयोजन कर और शिल्पकारों के लिए रोजगार पैदा करने का काम करती है, और अब इसे सितंबर में लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही जान भी जहान भी पेविलियन होगा, जहां पे लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है? हमारे मुख्तार अब्बास नकवी हैं। फिर है अभी किस देश में दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि आप 1000 एचडी मूवीज को 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी तक ये रिकॉर्ड था सिंगापुर के पास 197.3 मेगाबाइट पर सेकंड का। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो कैपिटल कैनबेरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो मिला था किरण मजूमदार शॉ को, और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। फिर है अग्रकर शोध संस्थान यानी कि अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किस अनाज के 2 वैकल्पिक बौने जीन RH-14 व RH-18 की मैपिंग की है? तो आंसर होगा गेहूं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो महाराष्ट्र के पुणे में है। तो अभी इन्होंने 2 वैकल्पिक बौने जीन डेवलप किए हैं। अब इनका फायदा क्या होगा? तो आपको पता है खेतों में धान यानी कि चावल की खेती के बाद जो अवशेष बच जाते हैं तो किसान क्या करते हैं, उनको जला देते हैं, और जलाने से पॉल्यूशन होता है। आपको पता है जलाते क्यों है? ताकि खेत साफ हो जाए, फिर अगली फसल हम कर सके। तो यहाँ पे इस केस में आपको उनको जलाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा शुष्क मृदा मतलब होता है जिनमें नमी बहुत कम है, तो ऐसी मृदा ऐसी मिट्टी में भी इनकी बुआई बड़े आराम से की जा सकेगी। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ समय पहले अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं की एक बायोफोर्टिफाइड किस्म भी विकसित की थी, जिसका नाम क्या था? MACS 4028। और इसी तरह से आपको याद होगा गुजरात के एक किसान वैज्ञानिक ने गाजर की एक नई बायोफोर्टिफाइड किस्म विकसित की थी, उसका नाम था मधुबन गाजर। किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी देखभाल के लिए बैंक इन विशेष FD पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। अगर HDFC बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1994 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके MD CEO का नाम है आदित्य पुरी। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो बैंक की जब भी बात होती है और खासकर अगर आप बैंक एस्पिरेंट्स हैं तो उसकी टैगलाइन आपको याद रखनी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी HDFC से क्या लिंक कर पा रहे हो आप? कुछ जोड़ पा रहे हो क्या करंट अफेयर से? अभी इसने एक सॉन्ग जारी किया था, #हम हार नहीं मानेंगे। उसके अलावा याद रखना, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने HDFC में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 1.01% कर लिया है। इसके अलावा अभी HDFC बैंक ने सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। बाकी ये जो बैंक लिख रहे हैं ये भी न्यूज में थे, जैसे कि सिटी यूनियन बैंक, अभी इसके जो MD CEO हैं फिर से रीअपॉइंट हुए थे, क्या नाम है उनका? N कामाकोदी नाम है। यस बैंक के CRO कौन बने थे? CRO मतलब होता है चीफ रिस्क ऑफिसर, नीरज धवन बने थे। और यस बैंक के MD CEO बने थे प्रशांत कुमार, जबकि RBL बैंक के CRO चीफ रिस्क ऑफिसर बने थे दीपक कुमार। फिर है भारत ने किस देश को इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर बना करके सौंपा है? तो आंसर होगा युगांडा। तो अभी भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स को इंडिया नाम से एक वॉर गेम सेंटर बनाया है और उसको सौंप दिया है। और अभी युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं यावेरी मुसेवेनी, उन्होंने इस वॉर गेम सेंटर जिसका नाम है इंडिया, उसका उद्घाटन किया है। युगांडा की बात करेंगे, ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जिसकी कैपिटल है कंपाला, करेंसी है युगांडा शिलिंग, और प्रेसिडेंट है यावेरी मुसेवेनी। फिर अभी किसने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा AK सीकरी ने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये AK सीकरी, और इन्होंने अभी दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में
इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया है। मतलब यहाँ पे पेपरलेस, मतलब ये एक तरह से पेपरलेस होगा, कागज के बिना ही सारे मामले सारे काम होंगे, कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, कंप्यूटर वगैरह पे सारा वर्क होगा। एक ही सीकरी से आप कुछ लिंक कर पा रहे होंगे। पिछले साल ही इनसे हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि सिंगापुर का इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का जज बनाया गया था AK सीकरी को, तो याद रखना। बाकी दीपंकर दत्त की बात करेंगे, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। विश्वेश्वर सोमदर ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। अच्छा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अरविंद बोबड़े हैं। कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। साथ में मैं आपको जब भी चीफ जस्टिस की बात होती है एक पॉइंट बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो रिटायरमेंट एज होता है वो कितना होता है? 65 ईयर होता है, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है 62 ईयर। तो ये डिफरेंस याद रखना। फिर किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया है? तो आंसर होगा जापान ने। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, उन्होंने कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आने लगी तो राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल लगाया गया था, उसे पूरी तरह से हटा दिया है। जापान की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल टोक्यो है। इस साल आपको पता है टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे एक साल आगे स्थगित कर दिया। अभी 2021 में होंगे। साथ में आप टोक्यो ओलंपिक के मैस्कॉट शुभंकर भी याद रखो, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। क्या है शुभंकर? मिराई तोबा और सोमाइती। करेंसी है येन। प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। जापान के नए राजा बने थे कुछ समय पहले ही, क्या नाम है उनका? नारुहितो है। और इनके राजा बनने से नए युग की शुरुआत हुई थी जिसका नाम है रीवा युग। याद रखना, जापान की संसद को हम कहते हैं डाइट। और एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है जापान से कि सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? तो जापान को ही कहा जाता है। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको जोड़ के बताता हूँ। अभी मणिपुर के जो डॉक्टर हैं थंगजाब धबाली सिंह, उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। और अभी जनवरी की बात है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी हुआ था, उसमें टॉप पे रहा था जापान और भारत 84 नंबर पे रहा था। और आपको याद होगा अभी जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को भी लॉन्च किया था। फिर है किसने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सलमान खान ने। फ्रेश की स्पेलिंग ध्यान रखना, FRSH है यहाँ पे। और इस ब्रांड में सबसे पहला जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है वो है सैनिटाइजर। धीरे धीरे डिओड्रेंट्स, बॉडी वाइप्स, परफ्यूम्स वगैरह भी आएंगे। बाकी यहाँ पे सानिया मिर्जा का नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अभी आपको याद होगा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी है ये। फेड कप से भी एक प्रश्न याद रखो, कई बार पूछ लिए जाते हैं इस तरह के प्रश्न कि फेड कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है और पुरुषों का जो टूर्नामेंट होता है, टेनिस टूर्नामेंट होता है, उसको डेविस कप कहते हैं। करीना कपूर अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी प्यूमा की। और दिया मिर्जा अभी आपको याद होगा 2022 तक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गुड विल एम्बेसडर बनी रहेंगी ये, सद्भावना राजदूत। फिर है किसे प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा राजीव जोशी को। तो भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं ये राजीव जोशी और अभी इन्हीं को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, इन्हें ये सम्मान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर योगदान देने के लिए मिला है। इन्होंने कई सारे आविष्कार किए हैं और इनके नाम 250 से ज्यादा पेटेंट दर्ज हैं। ये अभी कहां पर काम करते हैं? तो ये न्यूयॉर्क में जो IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर है उसमें ये काम करते हैं। बाकी विनय वधवार की बात करेंगे, 2019 के अलेक्जेंडर डेल सिंपल अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। और सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। और प्रोफेसर टी प्रदीप IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं ये और अभी इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशिया अवार्ड मिला था। फिर है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मई को। और इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना, थायराइड रोग की जो रोकथाम है और उसके उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना। थायराइड क्या है? देखो, थायराइड ग्लैंड यानी कि जिसे हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं, ये होती कहाँ पर है? ये ह्यूमन बॉडी में आपके गले में होती है। और याद रखना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। पर अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्लैंड कौन सा है, तो वो लीवर है। थायराइड के लिए हमने क्या कहा? ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आप याद रखना। इसके अलावा याद रखना 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाया। और ये दिवस दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो लापता है और जो पाए गए हैं। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ समझौता किया है। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम भी बनाई है इन्होंने।
WHO की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यही तो कारण है कि हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट में आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी भारत को 3 साल के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया था, याद रखना। इसके अलावा भारत के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपके लाउजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। फिर है कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है कि जो पौधों की प्रजातियां हैं वे वन विभाग के साथ संरक्षित रहे और आम जनता के बीच पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। उत्तराखंड की बात है तो इसकी जो कैपिटल है वो देहरादून है। याद रखना, अभी इसकी जो समर कैपिटल है वो क्या बन गई है? गैरसैंण बन गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, ही सही गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। चीफ जस्टिस कौन है? उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन है। अभी उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसके अलावा याद रखना 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया था उत्तराखंड के ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में ही भारत के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा गंगा नदी पे। मतलब इसका फ्लोर ग्लास का होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, आप आर पार देख सकते हो। अभी उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्तराखंड। एक यहाँ पे डैम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, टिहरी डैम उत्तराखंड में है। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। उसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफी बार एग्जाम में आता है, ये भी उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसमें से एक नदी भी निकलती है जिसको कहते हैं रामगंगा नदी। और वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी न्यूज में भी था क्योंकि कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था यहाँ पे। उसके अलावा कुछ नेशनल पार्क में आपको बताऊं तो नंदा देवी नेशनल पार्क है यहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है यहाँ पे, जिसे आप इंग्लिश में फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क कहते हो। राजाजी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। फिर अभी डीआरडीओ ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक असिस्टेंट एप्लीकेशन बनाया है? तो आंसर होगा आईना। आईना के नाम से, मतलब ये एक एप्लीकेशन है जो इंसानी चेहरों को स्कैन करेगा और उसके सत्यापन के बाद अटेंडेंस लग जाएगी। आपको पता है ऑफिस वगैरह में अटेंडेंस लगाने के लिए एक मशीन होती है, वहां पे आप थंब इंप्रेशन लगाते हो, फिर आपकी अटेंडेंस लग जाती है। लेकिन कोरोना वायरस चल रहा है अभी, तो इस समय कॉन्टेक्ट बेस्ड सिस्टम को यूज करना ठीक नहीं है, इसीलिए ये नॉन कॉन्टेक्ट सिस्टम बनाया है। देखो यहाँ पे आईना का फुल फॉर्म भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनेबल्ड अटेंडेंस। डीआरडीओ की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब नासा की स्थापना हुई थी। और नासा की कब हुई थी? 19। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, गवर्नर हैं जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसके अलावा अभी डीआरडीओ ने ध्रुव्स DHRUVS नाम से यूवी बेस्ड सैनिटाइजर भी बनाया है और एक केमिकल फ्री कीटाणु शोधन के लिए एक यूवी डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया है। फिर है कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार ने अगले 3 महीनों में अपने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है। अच्छा, बिहार से एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था। अभी बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी पटना है और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। याद रखना, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका बिहार में ही है। क्या नाम है उसका? विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक बार, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो याद रखना बिहार की है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। वैसे अभी कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, पिछले साल ही मिली थी। उसके अलावा याद रखो कि भारत के भागलपुर में खुलेगा आपके राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। और बिहार दिवस कब मनाते हैं हम? 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं। कौन सा? वर्ल्ड वाटर डे। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी याद रखो आप, वाल्मीकि नेशनल पार्क है और एक राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आप याद रखो। फिर है किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने।
तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घर लौटने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने में मदद करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। तो अब कोई भी राज्य अगर उत्तर प्रदेश से मजदूर चाहता है तो उसे पहले इसकी अनुमति लेनी होगी, और ये जो आयोग है ये निगरानी रखेगा कि श्रमिकों को उनके अधिकार तो मिल रहे हैं ना, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। फिर अभी चाइना ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इसका नाम बताओ। इसका नाम है AR-500C और इसे भारत तिब्बत सीमा पर तैनात किया जा सकता है निगरानी के लिए। इसका जो वजन है वो 500 किलोग्राम है। इसकी जो स्पीड है वो 170 किलोमीटर पर आवर है और ये लगातार 5 घंटे तक उड़ सकता है। कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो 6700 मीटर तक की उड़ सकता है। देखो, चाइना की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी बीजिंग है। याद रखना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी बीजिंग में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका बीजिंग में है। बीजिंग में ही 2022 में आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे। उसके अलावा 2022 में ही जो आपके एशियन पैरा गेम्स होंगे वो भी चाइना में होंगे और उसका शुभंकर क्या है? फेई फेई, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तीसरे जो एशियन यूथ गेम्स होंगे ये 2021 में होंगे, ये भी चाइना में होंगे, चाइना के शांटाऊ में। उसके अलावा 19वें एशियन गेम्स होंगे आपके 2022 में ही, ये आपके चाइना के हांगझाओ में होंगे। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और अभी चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है। क्या नाम है उसका? DCEP यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, और इसके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अच्छा, भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। अभी जो FIDE-Chess.com कंपटीशन हुआ था, एक चेस कंपटीशन हुआ था ऑनलाइन, वो जीता था चाइना ने ही। और अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग के मामले में कौन टॉप पे था? तो चाइना टॉप पे था। फिर है नाइजर में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा PK नायर को। तो PK नायर का आपको नाम याद रखना है। बाकी नम्रता S कुमार, ये मैं आपको बता देता हूँ, स्लोवानिया में भारतीय राजदूत बनी थी। जयदीप मजूमदार, ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने थे। अच्छा, एक जयदीप सरकार नाम भी न्यूज में था, ये लेसोथो जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे भारतीय राजदूत बने थे। ये जयदीप मजूमदार है, वो जयदीप सरकार है, दोनों का नाम जयदीप है। तो थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना, अपने दिमाग के दीप जलाना, जयदीप जयदीप से कंफ्यूज मत हो जाना। बाकी पीयूष श्रीवास्तव की बात करेंगे, ये बहरीन में भारतीय राजदूत बने। नाइजर की बात करेंगे, नाइजर भी अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल इसकी नियामी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, आप काफी जगह पढ़ोगे तो आपको अभी भी गलत ही बताया जाएगा। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में जब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई किया था कि इसकी करेंसी तो वो है। मैं आपको बता दूं, इसकी करेंसी चेंज हो चुकी है। पहले वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक थी, लेकिन अब बदल करके इको हो गई है। इको बोल दो, एको बोल दो, ECO। एक्चुअली नाइजर की नहीं हुई, टोटल 8 अफ्रीकी देशों की करेंसी चेंज हुई थी। वो 8 भी मैं आपको बता देता हूँ। माली हो गया, नाइजर हो गया, सेनेगल हो गया, बेनिन हो गया, टोगो हो गया। कितने हो गए? 5 हो गए। बुर्किना फासो 6, गिनी बिसाऊ और आइवरी कोस्टा। तो इनकी करेंसी चेंज होकर के एक हो गई है, आपको याद रखना है। और बाकी इसके प्रेसिडेंट का नाम है महामदो इस्सोफो। फिर है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसको? मेजर सुमन को। भारतीय सेना के अधिकारी हैं ये मेजर सुमन गवानी, और इन्हीं को वर्ष 2019 के लिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला मौका होगा जब किसी भारतीय शांति दूत यानी कि इंडियन पीस गार्ड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो मेजर सुमन है, इनको यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था और अभी इन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। तो इस मिशन में शांति प्रयासों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन्हें यह अवार्ड मिलेगा। ये किस राज्य की है? तो ये उत्तराखंड की है। बाकी जो नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में रहे थे। राजीव जोशी इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इनको। सौरभ लोढ़ा की बात करेंगे, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको मिला था। बाकी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार की बात करेंगे, इनको वाइस एडमिरल GM हीरानंदारी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया था। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने शाही लीची और जर्दालू आम को डोर स्टेप डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा बिहार सरकार ने। एक्चुअली में बिहार के मुजफ्फरपुर की है ये शाही लीची और भागलपुर का है ये जर्दालू आम, जो कि देश भर में प्रसिद्ध है। पर किसानों को फलों की बिक्री के लिए बाजारों तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसीलिए ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। आपको साथ में बता दूं कि 2018 में इस शाही लीची और जर्दालू आम को GI टैग भी मिल चुका है। बाकी बिहार के बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ। फिर नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदल करके वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखा है। आपको बताना है इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा 2025 में। तो अभी नासा ने अपने अगले पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदल करके नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखा है। इसे
और इस टेलीस्कोप को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, मैंने अभी आपसे बोला नैन्सी ग्रेस रोमन, जिनके सम्मान में ये नाम रखा गया है, ये कौन है? तो ये नासा की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक को आप अंग्रेजी में बोलोगे एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट थी है। तो ये जो टेलीस्कोप होगा, इससे दूर के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको खोजने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। बाकी नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष कौन है इसके? जिम ब्रिडस्टीन है। और याद रखना, अभी नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए वाइटल नाम से एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर भी बनाया है। इसके अलावा नासा की 2024 तक चांद के साउथ पोल पर पहला मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना है। एक और नाम याद रखो नासा से, क्रिस्टीना कोच का। क्यों याद रखो भैया? क्योंकि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था महिलाओं की कैटेगरी में, इन्होंने 328 डेज तक रही थी। फिर अभी फेसबुक ने किस नाम से एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा केचप के नाम से। तो इस कॉलिंग एप्लीकेशन से आप वीडियो कॉल करते समय एक साथ 8 लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी फेसबुक ने मैसेंजर रूम नाम से एक नया फीचर भी लॉन्च किया था, जिसमें 50 लोग एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये कब उसने लॉन्च किया था? जब आपको पता होगा जूम एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में था कि ये डेटा वगैरह लीक करता है, ऐसा कुछ। उसके बाद फेसबुक ने ये मैसेंजर रूम नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया था। और अभी फेसबुक ने गिफी, जो कि इमोजीज वगैरह, ऐसे मूविंग इमोजीज वगैरह बनाने की एक एप्लीकेशन है, उसका अधिग्रहण कर लिया है। फेसबुक की जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम है लिब्रा, ये भी याद रखना। बाकी इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर और सीईओ है मार्क जकरबर्ग। अभी आपको याद होगा इसने जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी भी खरीद ली है और एक शॉप्स नाम से अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी शुरू किया है। तो इन सब कारण से अभी फेसबुक न्यूज में था, तो ये याद रखना। फिर एक किस राज्य सरकार ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने ट्राइफेड और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया है। तो इस पहल में होगा क्या? जनजातियों को कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वेबिनार का मतलब मैंने आपको बताया था, एक ऐसा सेमिनार जो ऑनलाइन आयोजित होता है उसे कहते हैं वेबिनार। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के देखो चीफ जस्टिस का नाम क्या है? राजस्थान हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम है इंद्रजीत मोहन। यहाँ की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और जयपुर के परकोटे को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। अभी राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था इन्होंने। स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के लिए और आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। इसके अलावा कोरोना के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य भी आपका यही है, राजस्थान। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी राजस्थान में ही है। नाम है उसका सांबर झील। सरिस्का नेशनल पार्क है आपका यहाँ पे। रणथंबोर नेशनल पार्क भी आपका यहाँ पर है। एक केवला देव घाना पक्षी विहार भी आप याद रखो और एक ताल छापर नेशनल पार्क। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है आपके राजस्थान, ये आपको याद रखने। फिर अभी किस आईआईटी ने ऑटोमोटिव व एरोस्पेस उद्योग के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु यानी कि अलॉय का निर्माण किया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आपको पता है हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एरोस्पेस सेक्टर हो गया, वहां पे 2 मेटल्स का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, एक तो स्टील का और एक एल्यूमिनियम का। तो अभी आईआईटी मद्रास ने स्टील और एल्यूमिनियम को रिप्लेस करने के लिए एक हल्के वजन की मिश्र धातु यानी कि अलॉय तैयार किया है। उसका ऐसा करने के पीछे कारण बताया गया है कि देखो, अगर व्हीकल वगैरह में हल्की बॉडी हम इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी का एवरेज अच्छा आएगा तो कम फ्यूल यूज करेगी। फ्यूल कम यूज होगा यानी कि एनर्जी सेव होगी और CO2 का प्रोडक्शन भी कम होगा। फिर किस राज्य सरकार ने किसानों का अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? अनुबंध कृषि मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो आंसर होगा उड़ीसा। अच्छा, अभी उड़ीसा के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? मोहम्मद रफीक बने थे। ये नाम आपको याद रखना है। अभी इसने मो प्रतिभा पहल भी शुरू की थी। वैसे आप सिंपल सा याद रखो, मैंने आपको बताया एक ट्रिक, किसी भी योजना या किसी भी इनिशिएटिव के आगे अगर मो लगा हुआ हो तो वो कहाँ की होगी? उड़ीसा की होगी। इसके अलावा जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इनको अभी पेटा ने हीरो एनिमल अवार्ड भी दिया था। पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है ये।
फिर है अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा मार्कोस ट्रायजो को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है और ये 7 जुलाई से अपना पद संभालेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये मार्कोस ट्रायजो किस देश के हैं, तो ये ब्राजील से हैं। एक और अपॉइंटमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इनके अलावा भारत के जो अनिल किशोर हैं, इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले उपाध्यक्ष और CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपके शंघाई चाइना में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो केवी कामत हैं, जो कि भारतीय हैं। फिर है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा SN राजेश्वरी को। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जनरल मैनेजर हैं ये SN राजेश्वरी और इन्हीं को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD चुना गया है। बाकी दिलीप ओमान आप जानते ही होंगे, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के CMD बने थे और गोविंद राजुलु चिंतला, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, नाबार्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं ये। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और CMD अब बन गए हैं SN राजेश्वरी। फिर है NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है, तो आंसर होगा पाई। तो इसे वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम पर NPCI के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फास्टैग, रुपे कार्ड, UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। और इस पाई नाम के चैटबॉट को किसने बनाया है, बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है कोरोवर, उन्होंने बनाया है। तो इसमें NPCI के जो सभी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सटीक जानकारी आपको मिल सकेगी। NPCI जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO का नाम है दिलीप असबे। फिर है द इक्का बोग नाम की बुक को अभी ऑनलाइन रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा JK रोलिंग। JK रोलिंग आप जानते ही होंगे, हैरी पॉटर जो सीरीज है उनके राइटर हैं ये, उन्होंने लिखी है ये। और अभी इन्होंने अपनी नई बुक द इक्का बोग को अभी लॉकडाउन के समय बच्चों के लिए सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट में रिलीज किया है। तो ये बुक सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित है। बाकी वी कृष्ण स्वामी की बात करेंगे, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। PV सिंधु के ऊपर बुक लिखी इन्होंने, कौन सी, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर नाम की बुक लिखी इन्होंने। और गिरीश कुबेर, इन्होंने बुक लिखी थी शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। फिर है अभी किसे सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा P कुमारन को। P कुमारन का पूरा नाम है पेरियासामी कुमारन और अब ये सिंगापुर में अगले हमारे हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बन जाएंगे। ये किसका स्थान लेंगे, ये जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। और आपने पढ़ा होगा, अगर डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर आप पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा जावेद अशरफ, इनको अभी फ्रांस में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा उच्चायुक्त, कई बार मैं बोलता हूँ, कई बार एम्बेसडर बोलता हूँ। उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर, एम्बेसडर यानी कि राजदूत। इनमें फर्क क्या होता है, देखो फर्क कुछ भी नहीं होता, बस नाम का फर्क है, काम सबका सेम ही है, ऐसे याद रखो। देखो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहां पे अगर भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जाता है तो उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है, बाकी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में उनको एम्बेसडर बोला जाता है, बस बोलने का फर्क है। बाकी कुछ और नाम भी आपको बता देते हैं, अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं PK नायर के बारे में। बताओ कहाँ के राजदूत बने थे ये, नाइजर में भारतीय राजदूत बने। दीपक मित्तल कतर में भारतीय उच्चायुक्त बने ये। और जयदीप मजूमदार ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने, मैं आपको बता ही चुका हूँ, साथ में इनको लिंक करके बता चुका हूँ। जयदीप सरकार का नाम लेसोतो में बने थे वो भारतीय राजदूत। और अजय बिसारिया का नाम भी याद रखो, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त बने थे ये। बाकी सिंगापुर के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगापुर जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है हलीमा याकब। अच्छा, एपेक का हेडक्वार्टर भी आपका सिंगापुर में है। एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और आपको याद होगा पिछले साल सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश बने थे कौन, जस्टिस AK सीकरी। और अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि AK सीकरी ने ही भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया था। तो इस तरह से चीजों को जोड़ जोड़ करके, लिंक कर करके याद रखो, चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी और अच्छे से याद रहेगी, ताकि एग्जाम में आप भूलो नहीं, और यही आपका मकसद होना चाहिए। और जितना हो सके चीजों को आप रिवाइज करो, और आपके रिवीजन करने के लिए ही मैं इनका ऑडियो भी बना रहा हूँ, चाहे डेली करंट अफेयर्स हो गया हो, चाहे डेली रिवीजन वाला वीडियो हो गया हो, वीकली वाला वीडियो हो गया हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, देखो, तो उनके ऑडियोज बना करके खबरी एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो नहीं किया है तो खबरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और वहां पे सर्च कीजिए क्रैक एग्जाम, वहां पे आपको सारे अपने ऑडियोज मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए।
लीजिएगा ताकि आपको सारे ऑडियोज मिलते रहें। ऑडियोज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप उन्हें किसी भी समय सुन सकते हो। वो आपके रिवीजन वाले पार्ट की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। फिर है, केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा आर श्री रेखा को। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है। किसी किसी न्यूज में ये आर श्री लेखा लिखा हुआ है। सुन रहे हो मैंने क्या कहा? कहीं पे तो ये आर श्री रेखा लिखा हुआ है और कहीं पे आर श्री लेखा लिखा हुआ है। तो ये आप दोनों ध्यान रखना, एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। और ये अब केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होंगी। आपको बता दूं, ये केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है। अच्छा, एक और अपॉइंटमेंट मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। अभी विश्वास मेहता को केरल का नया मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बाकी नुपुर कुलश्रेष्ठ की बात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली डीआईजी यानी कि उप महानिरीक्षक बनी थी चंद्रिमा शाह। ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली अध्यक्ष बनी थी। फिर अभी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। इसे 28 मई को ही मनाते हैं हर साल। तो दुनिया में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से ज्यादा लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 जब आया था तो उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 102 नंबर पे था भारत। और अगर टॉप पे आप पूछोगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि टॉप पे कोई भी एक कंट्री नहीं थी, बहुत सारे देश थे, टोटल 17 देश थे। तो आप भारत की रैंक याद रख लो बस, 102। इसके अलावा 28 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। उसके अलावा 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, और इसकी थीम रही वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। इसके अलावा 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे के रूप में भी हमने मनाया विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम थी गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और इसी तरह से 29 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। और 30 मई को हम मनाते हैं गोवा स्थापना दिवस के रूप में। तो इस एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं, ध्यान रखना। फिर अभी किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा क्वारेशा अब्दुल करीम ने। तो महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जून की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी एचआईवी शोधकर्ता है ये क्वारेशा अब्दुल करीम, और इन्हीं को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार है ये फ्रांस में विज्ञान के साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना, देखो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ये क्वारेशा अब्दुल करीम जिन्होंने अभी क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है ये किस देश से हैं? तो ये साउथ अफ्रीकन है। बाकी विनय वधवार की बात करेंगे, 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। और थंगजाम धबाली सिंह ये मणिपुर के डॉक्टर हैं और जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। फिर ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे चुना गया है? तो आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा, इनको ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये जो ओलंपिक चैनल कमीशन होता है इसका काम क्या होता है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक बोर्ड और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सलाह देने का काम करते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी एसएन राजेश्वरी हम पढ़ चुके हैं पीछे ही, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बने। मनोज आहूजा सीबीएसई के अध्यक्ष बने। और टीएस तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है थॉमस बक। फिर अभी अजीत जोगी का निधन हो गया, आपको बताना है ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के। ये आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये अस्तित्व में आया था सन 2000 में, और ये नवंबर 2000 से लेकर के नवंबर 2003 तक वहां के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिनका अभी निधन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है, तो आप ये याद रखना। फिर अभी विप्रो का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा थियरी डेलापोर्ट को। तो आईटी कंपनी है ये विप्रो और इसने अभी थियरी डेलापोर्ट को अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। और मैंने आपको बताया भी था कि विप्रो के जो एमडी सीईओ है अभी तक कौन, अबिदाली नीमच वाला, वो अब इस्तीफा दे रहे हैं और इनके बाद अब ये नए एमडी सीईओ बन जाएंगे। बाकी केविन मेयर की बात करेंगे, टिकटॉक के नए सीईओ बने ये अभी। और वी विद्यावती ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। और गोविंद राजुलु चिंतला आप जान ही चुके होंगे, नाबार्ड के अगले अध्यक्ष बनेंगे ये। विप्रो की बात कर लें, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रशिद प्रेम जी। फिर केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदल करके क्या कर दिया? तो आंसर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब प्लास्टिक को बदल करके पेट्रोकेमिकल कर दिया, बस इतना सा करा। और इस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? ये शिक्षा और अनुसंधान यानी कि रिसर्चेस के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करता है। अच्छा, हमारे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? डी.वी. सदानंद गौड़ा है। फिर किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया? तो आंसर होगा वियतनाम में। तो बलुआ पत्थर का है ये बहुत बड़ा शिवलिंग जो माई सन मंदिर की खुदाई में मिला है। ये जो माई सन मंदिर है ये हिंदुओं का मंदिर है। यहाँ पे कृष्ण जी की, विष्णु भगवान की, शिव जी की मूर्तियां हैं और ऐसा बताया जा रहा है इस मंदिर का जो निर्माण है वो 4वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच में चंपा के राजाओं ने करवाया था। वियतनाम की बात कर लेंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये और कैपिटल हनोई है। वियतनामी डोंग इसकी करेंसी है। फिर फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी प्रमुख कैपजेमिनी समूह के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ईमान इज्जत को। तो अभी ईमान इज्जत को फ्रांस की एक टेक्नोलॉजी प्रमुख कैपचिनी समूह है उसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे ये पहले ये कैपचिनी ग्रुप्स में सीओओ थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, लेकिन अब ये सीईओ बन जाएंगे। कार्मेन रेनहार्ट आप जानते ही हो, वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है ये। डैरन टैंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने और जीन फ्रेंकोइज वॉन वॉक्समेकर ये वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष बने थे। कैपजेमिनी ये हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। फिर जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे बनाया गया? तो आंसर होगा लियो पुरी को। अच्छा, इनके अलावा मुरली मैया को इसका सीईओ बनाया जाएगा। जेपी मॉर्गन ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। बाकी मार्कुस ट्रायजो पीछे ही पड़ा था, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगला अध्यक्ष चुना गया इनको। और अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष व चीफ रिस्क ऑफिसर चुना गया। फिर अभी किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह की पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने ये घोषणा की है कि वे राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नाम की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करेगा। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना और राज्य में सभी लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। फिर है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? संदीप प्रधान उनका नाम है। सो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है और अभी इनका कार्यकाल जून में खत्म होने वाला था, लेकिन अभी खेल व युवा मामलों के जो हमारे मंत्रालय है उसने इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया है। बाकी राहुल देव पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मनोज आहूजा ये सीबीएसई के अध्यक्ष बन गए, कई बार मैं आपको बता गया, अब तो ये चीजें आपको याद होने लगी हूँ। बाकी गोविंदर राजुलु चिंतला नाबार्ड के अगले अध्यक्ष बनेंगे। फिर अभी किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने राज्य में वापस जो लौटकर आए हैं प्रवासी उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। तो इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना। और उत्तराखंड जो लौटकर आ रहे हैं उद्यमी, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड कारीगर आ रहे हैं, जो हस्तशिल्प कर्मी आ रहे हैं, जो बेरोजगार युवा आ रहे हैं, उनका अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर है अभी किस देश ने ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों यानी कि अथॉरिटीज के प्रमुखों की मेजबानी की? तो आंसर होगा रशिया ने। वैसे इसका आयोजन रशिया के मॉस्को में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने। ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स से याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल है, इसके नाम से मालूम चल जाएगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, साउथ अफ्रीका इसका कब मेंबर बना था? 2010 में बना था, तो ये याद रखना। फिर है एक एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, उसका स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वेंकटरमणि सुमंत्रन को। तो वेंकटरमणि सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, उसका स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इस इंडिगो एयरलाइन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। बाकी थियरी डेला पोर्ट की बात करेंगे, विप्रो के एमडी सीईओ ये नियुक्त हुए, पीछे पड़ा था। मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बनेंगे ये। और कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है ये। फिर किस राज्य की सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में जो वापस लौट के आ रहे हैं ना कुशल श्रमिक, उनको रोजगार देने के लिए यह रोजगार सेतु योजना शुरू की है। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे ये है रोजगार सेतु,
एक आरोग्य सेतु भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि एक एप्लीकेशन है और उसने क्या रिकॉर्ड बनाया था, 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड बनाया था। मतलब 5 करोड़ लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया था 13 दिनों में, जो कि एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नाम से एक ऑपरेशन भी शुरू किया था, जिसमें मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत में वापस लाना था। फिर है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई। इसके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुण सिंघल को। फसाई की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी इसके नए सीईओ बन जाएंगे कौन? अरुण सिंघल। बाकी इसके चेयरपर्सन का नाम है रीटा टायोटिया, ये आप याद रखना। और एस.एन. राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बने थे। जानवी फूकन ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। और वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी।